अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल के 11th पार्ट को। इस नॉवल के 11th पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर नए आने वाले नॉवल की खबर मिलती रहे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताती चलूँ, मैंने कल एपिसोड अपलोड की थी बट कोई मसला आ रहा था यूट्यूब में जिसकी वजह से वो अपलोड नहीं हो सकी, यानी कि मैंने 2-3 बार ट्राई कर लिया। तो इसलिए आज मैं इसकी 2 एपिसोड अपलोड करूँगी, 10th एंड 11th दोनों एपिसोड इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज 11th एपिसोड। अभी अरम को गए हुए कुछ ही देर हुई थी कि घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। दरवाज़ा खोलो अस्परा। अहमद की आवाज़ उसके कानों से टकराई। क्या हुआ है अहमद? अरम किधर है? अस्परा ने जब उसको काफ़ी तेज़ सांस लेते हुए देखा तो घबराते हुए पूछने लगी, चलो हमें जाना है, इस सब का वक्त नहीं है। वह उसको बाजू खींच कर दरवाज़ा लॉक करते हुए बोला और जाकर गाड़ी में पर बैठ गया। अहमद पहले बताओ अरहम कैसा है? वो गुस्से से चिल्लाई। अस्परा बैठो प्लीज़, तुम्हें खुदा का वास्ता है, पुलिस हमारे पीछे है। और अरहम ये प्लीज़ यार तुम बैठो बस। अस्परा नम आंखों से जल्दी बैठ गई। या अल्लाह प्लीज़ अरहम ठीक हो। वो रोते हुए दिल ही दिल में बोलने लगी, साथ गले में मौजूद लॉकेट पर हाथ फेरने लगी। अहमद तुम मुझे बताओगे आखिर हम लोग जा किधर रहे हैं? वो नम आंखों से एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली, साथ गाड़ी से बाहर देखने लगी तो उसे ये रास्ता बिल्कुल वैसा लगा जहाँ लास्ट टाइम उसने अरहम के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। अपनी फैमिली के पास जाने से पहले अस्परा चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे हर सवाल को जवाब दूंगा। फिलहाल किसी महफूज जगह जहाँ पहुँचना ज़रूरी है। वो कहकर गाड़ी से बाहर निकला और अस्परा को अपने साथ लिए अंदर बैठ गया। आज वहाँ आम दिनों की तरह रश नहीं था। मुझे कुछ मत बताओ, बस इतना बता दो अरहम ठीक है? वो रुककर उसकी जानिब देखते हुए पूछने लगी, ओह गॉड अस्परा तुम सच में मोहब्बत कर बैठी हो उससे? पागल लड़की हो। बिल्कुल ठीक है, वैसे अच्छा लगा ये जान करके तुम्हें उसकी परवाह है। परेशान हालत में भी कहते हुए मुस्कुरा दिया तो उसकी जान में जान आई कि शुक्र है वो ठीक है। जब वो लोग होटल के जाने बढ़े तो वहाँ रेक्टर मौजूद था जिसको लास्ट टाइम ने अस्परा ने बाल्टी बोला था। अहमद तुम लेट हो, करेक्टर ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। पुलिस तकरीबन मेरे तक पहुंच गई थी, मैंने उनका ध्यान भटकाकर अस्परा को लिया और जल्दी से यहाँ आया हूँ। उनका ध्यान खुद से हटाना में थोड़ा वक्त लग गया। उसका ख्याल रखना, रेक्टर उसे कहीं भी बाहर नहीं करने देना जब तक हम या हम में से कोई नहीं तुम्हें कॉल ना कर ले, ठीक है? अहमद अस्परा की जानिब इशारा करते हुए बोला। ओके, वो नरमी से बोला। अस्परा जब तक हम ना आ जाए तुम यहाँ ही रहोगी। अस्परा की जानिब मुड़ते हुआ बोला, लेकिन उसकी वजह क्या है मुझे बताओगे? ओके मैं निकलता हूँ। जवाब दिए बगैर उसे रेक्टर के पास छोड़कर चला गया। मिस अस्परा ने सवाल नज़र से उसकी जानिब देखा जो स्टैचू की तरह खड़ा था, फिर उसे अपने साथ चलने का इशारा करके आगे बढ़ गया। वो उससे लेकर उसी कमरे में पहुंच गया जहां उसने पूल में जाने से पहले कपड़े बदले थे। अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो 5656 पर कॉल करना, आप मैं हाजिर हो जाऊंगा। वो कहकर दरवाज़ा बंद करके चला गया। नींद तो उसकी आंखों से इसी पल रूठ गई थी जब अहमद उसे यहाँ लाया था। उसका दिल बार बार अरहम के ख्याल से घबरा रहा था। सारी रात उसने उसका इंतज़ार करते हुए गुजारी मगर वो ना खुद आया ना ही कोई फ़ोन आया। अगली सुबह उसने डॉक्टर से अरहम का पूछा मगर कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे ही 3 दिन गुजर गए मगर वो अभी तक लौट कर नहीं आया था। बदतमीज़ इंसान ना हो तो मुझे कह रहा था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा मगर नहीं आया। उसकी वजह से मैंने अपनी 22वीं बर्थडे दीवारों से देखते हुए गुजारी है। तुम एक दफ़ा बस वापस आओ, देखना तुम्हारा क्या हल करती हूँ। एक फ़ोन करते हुए तुम्हारे जो हाथ दुख रहे थे, तुम बस मिलो मुझे एक बार। वो गुस्से से बेड से कुशन उठाकर दरवाजे को मारते हुए बोली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो दरवाजे को घूरने लगी क्योंकि रेक्टर ने उसे किसी भी अनजान के लिए दरवाज़ा खोलने से मना किया था। अस्परा मैं हूँ अरहम। दरवाजे की दूसरी जानिब से अरहम की आवाज़ आई जिस पर अस्परा के दिल ने एक बीट मिस की। उसे जल्दी से बेड से उठकर दरवाज़ा खोल दिया जहाँ वो सुकून से खड़ा उसकी आंखों में देखने लगा था। वो दरवाजे में खड़ी होकर सीने पर हाथ बांधकर उसकी आंखों में देखने लगी। मतलब मुझे अंदर नहीं आने दोगी? अरहम ने आबरू चुकाते हुए पूछा तो वो उसे घूरने लगी। अरहम ने साइड से गुजरकर अंदर जाने की कोशिश की मगर अस्परा ने जल्दी से वहाँ अपना हाथ रखकर उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। क्या हुआ है? वो उसके करीब होकर पूछने लगा जिससे उसके अतर की खुशबू अस्परा की नाक से टकराई। तुमने बोला था जल्दी वापस आ जाऊँगा, लेकिन अहमद आया और मुझे इस कमरे में छोड़ गया जहाँ मैंने 3 दिन भटकती आत्माओं की तरह गुजारे हैं। और इसने ये भी नहीं बताया ने कि जहमत की थी कि आखिर हो क्या रहा है। वो अपना गुस्सा काबू करते हुए बोलने लगी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, अंदर तो चलो। वो उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हायल करते हुए मोहब्बत से बोला मगर उसने उसके सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर किया। मगर अरहम का रिएक्शन उसे परेशानी में मुब्तला कर गया क्योंकि वो दर्द से कराह उठा था। अरहम तुम ठीक हो? आई प्रॉमिस मैंने तुम्हें ज़ोर से पीछे की जानिब नहीं धकेला था, ये तो आम सी बात थी ना। वो जल्दी से उसकी जानिब बढ़ते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। अंदर की जानिब बढ़ता हुआ बोला तो वो भी दरवाज़ा लॉक करके उसके पीछे आ गई जो काउच पर बैठा हुआ आहिस्ता मगर गहरे सांस ले रहा था। मुझे माफ़ कर दो ना, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ क्या मैंने इतनी ज़ोर से पीछा किया था।
वो उसके बालों में उँगलियाँ चलाते हुए पूछने लगी, जो अब आंखें बंद कर चुका था, मगर उसकी बात पर हंसने लगा। तुमने मुझे ज़ोर से पीछे नहीं किया, वो कहता हुआ उठा और अपनी शर्ट उतारने लगा। उसके सीने पर सफ़ेद रंग की पट्टी बंधी हुई थी। वो परेशानी से उसका बैंडेज हुआ एरिया देखने लगी। ये क्या हुआ है तुम्हें? वो जल्दी से उसके करीब आकर बैंडेज हुई जगह पर हाथ फेर कर रोते हुए पूछने लगी। पुलिस के एक आदमी ने गोली मारी है, वो उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए सुकून से बोला, जबकि वह तकलीफ से उसके जख्म पर उंगलियां फेरने लगी। फ़िक्र मत करो, अरसल ने ट्रीटमेंट कर दिया और उसने मुझे सख्ती से इसके घर से 3 दिन के लिए निकलने से मना किया था। उस वजह से नहीं आ पाया था। सॉरी मेरी जान। वो उसके आंसू साफ़ करते हुए नरमी से बताने लगा। क्या ये अभी भी दर्द कर रहा है? वो नम आँखों से पूछने लगी। तुम्हारे पीछे धकेलने से पहले तक तो नहीं कर रहा था, वो शरारत से बोला, मगर वो इस वक़्त मज़ाक के मूड में नहीं थी। ये कोई बड़ी बात नहीं है अस्परा, मेरी दुनिया में ये बहुत आम सी बात है। वो उसके माथे को चूमते हुए बोला, जो मुसलसल रो रही थी। आई एम सॉरी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले, इसलिए कहकर उसने अपने कपकपाते लव बैंडेज हुए एरिया पर रख दिए, जिससे अरहम के दिल की धड़कन कुछ सेकंड्स के लिए तेज़ हुई, मगर वह जल्द ही खुद पर काबू पा गया। ये देखो, ये वो जगह है जहाँ सनान ने मुझे 3 साल पहले बैंकॉक में गोली मारी थी और उसे लगा मैं मर गया हूँ। अरहम ने बैंडेज के इख्तिताम वाले एरिया की जानिब इशारा करते हुए कहा। उसे लगा मैं मर गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कुछ पुलिस जो मेरे साथ दे रही थी वो मुझे उठाकर जैन के पास ले गए और तो उसने मेरा इलाज किया। मेरे आदमियों में से एक आदमी जैसे गोली लगी थी वो जला था। एक्चुअली उस वक्त सनान काफ़ी फासले पर खड़ा था और एक पल को उसका ध्यान दूसरी जानिब हुआ और मैं वहाँ से गायब हो गया। जब उसने पलट कर देखा तो मेरे आदमी को जलता हुआ पाया और यकीन कर लिया ये मेरी बॉडी है। अरहम के बताने पर वो उसकी जल्द को देखने लगी, मगर टैटूज़ की वजह से बिल्कुल भी नहीं पता चला रहा था वहाँ कोई निशान मौजूद है। मेरे वजूद पर जो बहुत से निशानात हैं, इन टैटूज़ ने इन्हें ढांपा हुआ है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, जो मुसलसल उसकी जल्द की जानिब देख रही थी। असफरा मेरी तरफ देखो। अरहम के पुकारने पर वो अपने ट्रांस से बाहर निकली। तुम ऐसे देख रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया है। मैं ठीक हूँ असफरा, मुस्कुराते हुए बोला। पुलिस ने तुम्हें गोली क्यों मारी? वो उसके माथे से बाल पीछे करते हुए पूछने लगी। स्नान इस दफ़ा मेरे कसीनों पर हमला करना चाह रहा था ताकि उस पर कब्जा कर सके, बस इसी वजह से। वो दांत पीसते हुए बोला। मुझे समझ नहीं आया वो कैसे कर सकता है? जहाँ तक मैं जानती हूँ कसिनो तक पहुँचना इतना आसान नहीं है और ना ही पोर्ट पर पहुँचना आसान है। वो नासमझी से उसकी जानिब देखने लगी। ये सब तुम्हारी फ्योंसी की माँ की वजह से हो रहा है। वो एक लफ्ज़ पर जोर देता हुआ बोला। शट अप अरहम, वो मेरा फ्योंसी है नहीं था, समझ आया? वो उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, जिस पर उसने आबरू अचकाया मगर कुछ नहीं कहा। नहीं, उसका नाम आलिया है ना? अरहम के पूछने पर उस पर ने हाँ में सर हिलाया। वो औरत ये सब प्लान करी है, सनान के पीछे उसका हाथ है। उसका इरादा मेरे बिजनेस को तबाह करने का है ताकि मुझे बता सके। उसने सनान के साथ टीम बनाकर मेरे सारे होटल्स, हब, प्रेस क्लब्स पर कब्जा कर लिया और अब कसिनो पर। मेरा बॉस ये सब देख रहा है। उसने कसिनो पर मुझे वार्न किया था कि ये मेरी आखिरी चांस है और देखो मैंने कसिनो भी गवा दिया। वो सिलकते हुए लहजे में बोला, क्या वो ये तुमसे बदला लेने के लिए कर रही है, जो कुछ तुमने दानिश के साथ किया है उसका? उसने नरमी से पूछा। ज़ाहिर सी बात है, वो एक माँ है और कोई भी अपनी माँ अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती। क्या मैं दानिश से बात करूं? हो सकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो उसकी बात काटते हुए तपे हुए लहजे में बोला, जिस पर असफरा की आंखें फैली। हो सकता है वो हमारी मदद करे। असफरा ने उसका बाजू थामकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद संभाल सकता हूँ। अब तुम्हारी ज़ुबान पर उसका नाम ना आए तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उसे वार्न करता बैठ की जाने बढ़ गया। खुद संभाल लोगे? तुम्हारे कहने का मतलब है तुम उनका कत्ल कर दोगे? उसने उसका बाजू पकड़कर रोकते हुए कहा, जिस पर वो खामोश रहा तो अपने सवाल का जवाब समझ गई। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं माशा और उसके पापा को बहुत ही पहले खो चुकी हूँ। किसी और को खोने की ताकत फिलहाल मुझमें नहीं है। उस पर उसकी आंखों में देखते हुए एक लफ्ज़ दबाकर बोला, मेरे रास्ते में जो रुकावटें आती हैं मैं उन्हें मसल कर रख देता हूँ अस्परा, इसलिए खुद को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। इससे उसके अल्फाज पर उसका खून ही खोल कर रह गया। उनको उंगली तो लगा कर देखो, कसम से अरहम, फिर जिन नताइज का सामना तुम्हें करना पड़ेगा वो भी तुम्हारी सोच है। वो जब वापस बैठ की जानिब जाने लगा, उसके अल्फाज पर पलट कर उसकी जानिब देखने लगा। ये जो मैंने सुना, क्या वो धमकी थी? वो उसकी ब्राउन आंखों में देखते हुए पूछने लगा। जो दिल चाहे वो समझ लो। अपने दिल में खौफ को दबाकर मजबूती से बोली, मैंने पहले ही अपने कुछ आदमी उसके शोहर और फालतू बेटे को ख़त्म करने के लिए भेज दिए हैं। जो कर सकती हो कर लो। अगर ये बात अरहम ने शुरू में कही होती तो वो अब तक उसके चेहरे पर थप्पड़ जा चुकी होती, मगर अभी वो मजबूर थी, बेबस थी, क्योंकि वो उसे दर्द में नहीं देख सकती थी और ना ही दानिश और उसकी फैमिली को ख़त्म होता हुआ बर्दाश्त कर सकती थी। तुम्हें सब करने की ज़रूरत नहीं है अरहम। वो भीगे हुए लहजे में बोली, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है अस्परा। उसका बेटा और शोहर मरेंगे, वो सामने आएगी, वरना वो छुप कर कायरों की तरह वार करती रहेगी। उसने नरमी से कहा और वह आंखें बंद करके खुद को संभालने लगी, मगर आंखों से आंसू बहते चले गए।
मैंने बताया था यही मैं हूँ, यही सब कुछ मैं करता हूँ, ये मेरी दुनिया है, तुम्हें मुझे छोड़कर चले जाना चाहिए था। जब मैंने जाने का बोला था उसकी बात पर अस्परा ने आँखें खोली क्योंकि वो सही कह रहा था, यही उसकी दुनिया है। लेकिन ये मैं नहीं हूँ अरहम, मैं यहाँ सुकून से बैठकर तुम्हें अपने लोगों को ख़त्म करने की इजाज़त नहीं दे सकती, मैं उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकती अरहम, मैं तुम्हारी दुनिया से नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। रोते हुए बोली, सही बोल रही वो उसकी आँखों से उँगलियाँ चक के पूरों से आंसू चुनता हुआ बोला, तो तुम्हें मुझे छोड़कर जाने से कोई मसला नहीं है। वो उसका हाथ अपने चेहरे से झटकते हुए बोली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने में से, मैं इस कदर आम हूँ तुम्हारे लिए। उसकी तरफ तकलीफ से देखते हुए पूछने लगी, अरम क्या मैं सच में तुम्हारे लिए महज एक खिलौना हूँ? उससे आगे वो कुछ कहती है, उसके लबों पर अपनी लब रख गया, जिसकी वजह से बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही दम तोड़ के खुद को सहारा देने के लिए अस्परा ने अपनी बाहें उसकी गर्दन में हायल कर दी। तुम पागलपन हो मेरा, जुनून हो मुझे तुम्हारा, जुनून है मुझे तुम्हारा। आइंदा ये अल्फाज अपने लिए कभी ज़ुबान पर मत लाना। वह बोलकर उसके चेहरे देखने लगा जो हयार और रोने की वजह से सुर्ख हो रहा था। उसका गेम बहुत बड़ा है, अगर मैंने आलिया को ख़त्म नहीं किया तो वो हम सबको ख़त्म कर देगी। उसका इरादा सिर्फ मेरे बिजनेस को तबाह करना नहीं है, बल्कि हमारा नामो निशान मिटाना है। उस बिजनेस की तो मुझे परवाह ही नहीं है, ये तो मैं एक रात में वापस से बना सकता हूँ। असल मसला ये है कि अगर वो ऐसे ही लगी रही तो हमारा बॉस वापस इटली में आ जाएगा। जो वो चाहती है, वो इस शख्स को मारना चाहती है जिसने मुझे अरसल जैन को इस मकाम तक पहुंचाया। वो हमारे साथ साथ उस हस्ती को भी मिटाना चाहती है जो मैं कभी होने नहीं दूंगा। उसकी वजह से एक दफ़ा पहले मैंने गोली खाई है, बार बार खाने में मुझे कोई इशू नहीं है। अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊँगा। वो उसे समझाता हुआ बोला, बॉस बॉस बॉस, कौन है ये बॉस जिसके लिए तुम मर जाओगे? उसे कुछ नहीं किया और हम अपनी तरफ देखो उल्टा, उसने तो मॉन्स्टर बना दिया है। उसकी वजह से तुमने लोगों को कत्ल करना शुरू किया है। वो उससे दूर होकर चिल्लाई और हम के मरने वाली बात सुनकर उसका दिमाग ही घूम गया था। अस्परा सोच समझ कर बोला, वो भी गुस्से से दहाड़ा, आई डोंट केयर अरम, हाउ डे यू से दीज वर्ड्स टू मी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम मेरे अपनों को मारने दोगे और आखिर में खुद भी उस चौपड़ बास के लिए अपनी जान दे दोगे? अस्परा, उसने वार्न किया, तुम दानिश की फैमिली का कत्ल नहीं करोगे और ना ही उसे अब बॉस के लिए अपनी जान खतरे में डालोगे। मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देती और हम अपनी हद में रहो। आगे बढ़कर उसके बाल में अपनी मुट्ठी में जकड़कर सिलकते हुए लहजे में बोला, बात तुम पर आएगी तो मैं हर हद से गुजर दूंगी, याद रखना। अरम उसकी आंखों में देखते हुए घुर्राए, जिस पर अरम की आंखें फैली। उसका फैसला तुम नहीं करोगी। वो खुद को काबू करता हुआ गुस्से से बोला, रोक कर दिखाओ मुझे। वो उसकी गर्दन की गिर्द अपने बाजू हायल करते हुए बोली, चैलेंज कर रही हो? उसके बालों में अपनी गिरफ्त हल्की करता हुआ बोला, जो समझना है समझो। उसके कान में सरगोशी नुमा बोलकर उसके कान की लू को चूम गई, फ्लर्ट कर रही हो मेरे साथ? उसके बाल छोड़कर आबरू चुकाते हुए बोला, ज़रूरत नहीं फ्लर्ट करने की, शोहर हो मेरे, मैं हक रखती हूँ। वो ब्लश करते हुए मजबूत लहजे में बोली, हाँ फिर तो मैं भी बहुत से हकूक रखता हूँ, मैंने आज तक नहीं जताया, सोच रहा हूँ आज जताऊँ। वो उससे लो देती आंखों से सरता पाँव देखते हुए बड़बड़ाया, अरहम प्लीज़ मुझे नींद आ रही है। उसने जब देखा अरहम उसकी जानिब बढ़ा है तो वह लड़खड़ाती आवाज़ में बोलकर बेड की दूसरी जानिब भाग गई। जिस पर मुस्कुराता हुआ उसके करीब जाने लगा तो उसे कुशन पकड़कर अरहम की जानिब चला, जिसको वो कैच कर गया। मेरे करीब आए तो मारूंगी, आई प्रॉमिस। वो ब्लश करते हुए बोली और दूसरी जानिब भाग गई। आखिर कब तक बचोगी हसीना, कभी तो हाथ आओगी। वो पर्दे पीछे करके उसकी तरफ भागता हुआ बोला, इतनी आसानी से भी नहीं। वो काउ से कुशन उसकी जानिब फेंकते हुए बोली, साथ खिलखिला कर हंसने लगी। जिस पर हमने अबरूज का अगर उसकी तरफ देखा, जब उसकी मुस्कुराहट में किसी किस्म की कमी नहीं आई तो अपने हाथों में कैच किया हुआ कुशन उसको दे मारा। आखिर कब तक बचोगी हसीना, कभी तो हाथ आओगे। वो पर्दे पीछे करके उसकी तरफ भागता हुआ बोला, इतनी आसानी से भी नहीं। वो काउ से कुशन उसकी जानिब फेंकते हुए बोली, साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। जिस पर हमने आबरूज खाकर उसकी तरफ देखा, जिसकी मुस्कुराहट में किसी किस्म की कमी नहीं आई तो अपने हाथों में कैच किया हुआ कुशन उसको दे मारा। अभी बताती हूँ आपको, कहकर उसे घूरते हुए बेड की जानिब बढ़ी और सरहाना उठाकर उसकी जानिब उछाला जो अरहम के सीने से टकराया। आउच। वो सीने पर हाथ रख कर कहा, सॉरी प्लीज़, ज़्यादा ज़ोर से तो लग गया क्या है क्या? वो जल्दी से उसका बाजू पकड़कर बेड की जानिब जाते हुए परेशानी से पूछने लगी, तुम्हें क्या फ़र्क पड़े, तुम बस मारो मुझे। वो मुंह बसोरते हुए बोला, सॉरी प्लीज़। उसके सॉरी बोलने पर हमने उसकी कमर से पकड़कर बेड पर गिराया। उसकी आंखों में देखने लगा, ये क्या बदतमीज़ी है। जब उस पर को होश आया कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है, वो बुखलाते हुए बोली, क्या कह रही थी कुछ देर पहले? इतनी आसानी से भी नहीं। वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला, ये चीटिंग है अरम, ऐसे नहीं होता है। वो उसके कंधों पर हाथ रखकर पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए बोला, अपने हाथों में कैद कर गया। और तुम ड्रामा कर रहे थे ना सीने में दर्द होने का। वो अपनी उसकी टांग पर अपनी टांग मारते हुए गुस्से से बोली, तुम जंगली बिल्ली नहीं बनती जा रही। वो उसकी टांग पर अपनी टांग रखता हुआ बोला, जिस पर वो आंखें घुमा कर रहेगी। उसने अस्परा का एक हाथ आज़ाद करके उसके बाद गर्दन से हटाया और वहाँ अपना लम्ब छोड़ने लगा।
प्लीज़ अरहम। वो लाल गुलाबी होती लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, मगर वो इग्नोर करता उसके चेहरे के सारे नकूश पर अपनी मोहब्बत की मेहर सबत करने लगा। अरहम प्लीज़, वो बेतरतीब होती और सांसों के साथ टूटे फूटे अल्फाज में बोली, फ़ाइन, जब तक तुम दिल से अपना आप मुझे ना सौंपो मैं हक नहीं जताऊंगा। वो कहकर उससे दूर होकर सर तकिए पर रख कर लेट गया, जबकि वो लब चबाते हुए खुद को नॉर्मल करके उसकी जानिब देखने लगी, जो आंखें बंद कर चुका था। सॉरी, पता नहीं मुझे क्या मसला है। मैं नमा को उसके चेहरे को देखते हुए दिल ही दिल में बोली, मुझे मोहब्बत है अरहम तुमसे, बस तुम्हें खोने से डर लगता है। वो भीगे लहजे में खुद से वोट बढ़ाई, तभी उसने अपनी कमर पर अरहम का हाथ महसूस किया, जिसने झटके से उसे अपने सीने पर गिराया था। सो जाओ स्वीट हार्ट, वरना इरादा बदल सकता है। वो उसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ मजे से बोला, जबकि वो धड़कते दिल के साथ सर थोड़ा ऊपर उठाकर उसके चेहरे को देखने लगी, जहाँ उसकी आंखें अभी भी बंद थी। काफ़ी हैंडसम लग रहा है। जो आंखें हटना इनकारी हो रही है, वो मुस्कुरा कर आंखें खोलता हुआ पूछने लगा, वेरी फनी, बिल्कुल बंदर लग रहे हो। उसने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही अपने लब उसके माथे पर रख दिए, जिस पर अरहम के लब मुस्कुराने लगे। जैसा अभी हूँ तुम्हारा हूँ, उसके बाल सहराते हुए बोला, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। उस पर उसकी थोड़ी को चूमते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में बोली, फिर उसके सीने पर सर रख कर उसकी धड़कनों को सुनती आंखें बंद करके, जबकि वो भी मुस्कुराता हुआ नींद की वादी में उतरने लगा। अस्परा की सुबह जब आंख खुली तो उसे अरहम को अपने करीब ही पाया, जो उसके बालों के साथ खेले मसरूफ था। वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखने लगी। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल, उसके माथे को चूमता हुआ बोला तो उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। वो करवट बदल कर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा के, तैयार हो जाओ, फिर हम लोग निकल रहे हैं। और नरमी से उसके बाल सहलाते हुए बोला, हम लोग किधर जा रहे हैं। हम उसकी दाढ़ी पर हाथ के पुश से फेरते हुए पूछने लगी, तुम सारा दिन मेरे साथ रहोगी, मैं जहाँ भी चाहूँगा तुम हर पल साथ होगी, मेरी नज़रों के सामने। उसके बाल कान के पीछे करते हुए बताने लगा, वैसा साथ रहूँगी जैसा कसिनो लेकर गए थे और फिर भूल गए थे कि मैं साथ हूँ। उसका अपना चेहरा उठाकर उसे घूरते हुए पूछने लगी, नहीं मेरी जान, मैं सच्ची इस दफ़ा साथ रहूँगा। नहीं मेरी जान, मैं सच्ची इस दफ़ा साथ रहूँगा। वो प्यार से बोला तो वो हाँ में सर हिलाते उठ गए। वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। जब वो रेडी होकर बाहर आई तो रूम सर्विस नाश्ता देकर जा चुकी थी। हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं, वो उसके पास बैठते हुए पूछने लगी। मेरे फायरिंग क्लब, उसके बताने पर अस्परा ने हाँ में सर हिलाया। फिर दोनों की खामोशी के साथ नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद वो लोग फायरिंग क्लब के लिए होटल से निकल गए। जब वो लोग फायरिंग क्लब में दाखिल हुए तो उसका अंदर का माहौल कसीनो से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ सिर्फ चंद लड़कियाँ मौजूद थीं, बाकी सब आदमी थे। रेसलिंग चल रही थी और लोग अपने फेवरेट इंसान के लिए चिल्ला रहे थे। वो एरिया डार्क था और हमने अस्परा की गर्द अपनी गिरफ्त सख्त कर दी, ताकि जिन मर्दों की नज़र उस पर उठ रही थी उन्हें एहसास हो सके वो किसकी मिल्कियत है। जिसके बाद किसी भी शख्स ने गलती से उसकी तरफ नज़र उठाकर देखना गलती नहीं की, जिस पर अस्परा का दिल फूले नहीं समा रहा था। और हम उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया, जहाँ फाइटिंग क्लब का शोर नहीं आ रहा था। रास्ते में अस्परा की नज़र दो लड़कियों की तरफ गई जो आपस में किस करने में मसरूफ़ थे। शर्म से उसके गाल धकने लगे। वो उनसे नज़र हटाकर दूसरी तरफ देखने लगी। क्या तुम ये भी कभी ट्राई किया है? उसने उन दोनों लड़कियों की तरफ जाने भी इशारा करके उसके गाल में सरगोशी नुमा पूछा। शट अप बरफ, उसके बाजू पर हाथ मारते हुए बोली, जिस पर हंसने लगा। वो कुछ लम्हे मजीद चलकर शट अप हरम, वो उसके बाजू पर थप्पड़ मारते हुए बोली, जिस पर वो हंसने लगा। वह कुछ लम्हे मजीद चलकर एक एरिया में दाखिल हो गए, जहाँ एक आदमी एक आग में मसरूफ़ थे। ये जिम है, अरहम ने अस्परा को बताया, जो आसपास जिम की मशीनरी देखने में मसरूफ़ थी। फिर वो उसे साथ लेकर इस एरिया के आखिर में ले गया। एक दरवाज़ा खोलकर अस्परा को साथ ले उसमें दाखिल हो गया। अस्परा की सबसे पहली नज़र अली और तीमिया से टकराई। जैसे ही तीमिया ने उसे वहाँ आते देखा तो वो भागते उसे गले से जा लगी। हम तुम्हें लेकर बहुत परेशान थे, तीमिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली। मैं ठीक हूँ, उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट से जाते हुए कहा। क्या ज़ुबैर उसके साथ गए हुए आदमी वापस लौट आए हैं? हमने अली के करीब जाकर उससे पूछा। हाँ, वो रास्ते में है, अली ने उसकी तरफ देखते हुए बताया, जबकि अस्परा नज़र घुमाकर उस कमरे को देखने लगी जो बिल्कुल घर में मौजूद अरहम के ऑफिस जैसा था। तीमिया, मुझे फ़ाइल दो जो कल अली लाया था। अरहम ने टेबल के पीछे पड़ी हुई मेन कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अभी लाई, उसने कहकर अस्परा की तरफ मुस्कुराहट उछाली, फिर कमरे से निकल गई। उसके जाने के बाद अली और अरहम बिजनेस से मुतल्लिक कोई बात करने लगे तो अस्परा कमरे के मौजूद एक बड़े से लॉकर की जाने बढ़ गई, जिसमें वाइट कलर की दीवार पर नीले रंग की गिरती रोशनी उसे मज़ीद दिलकश बना रही थी। शीशे को होने की वजह से उसके अंदर मौजूद हर चीज़ साफ दिखाई दे रही थी। जो चीज़ उसे सबसे खूबसूरत बना रही थी वहाँ पड़ी पिस्टल्स और राइफल्स और गोलियाँ थी, जो वहाँ पड़ी सितारों की माने चमक रही थी। उनके चमकने की वजह नीली रोशनी थी जो सफ़ेद दीवारों पर गिर रही थी। चमर के इस्तेमाल का ख्याल आया, उसके दिमाग से गुजरा तो उसके पूरा वजूद खौफ से कँपाया। साथ ही उसकी नज़र आखिर पर बने बॉक्स से टकराई, जहाँ पासवर्ड डाल करके उन हथियारों तक पहुँचा जा सकता था। उसका पासवर्ड 565 है, अगर तुम्हें खोलना है तो खोलो। उसके कान से अरहम की आवाज़ से कराई। साथ ही मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, जिसके हाथ में एक फ़ाइल मौजूद थी। उस पर ने पलट कर अरहम को स्माइल पास की और फिर पासवर्ड लगा करके डायल करके उसने सब हथियारों को से करीब से देखने लगी। साथ उनके सिंबल और नाम याद करने लगे। उसकी आंखें गोलियों पर ठहर गई, जहाँ हर साइज़ की गोली मौजूद थी, छोटी से लेकर बड़ी तक। उनमें जो उसे सबसे अलग लगी वो उसे अपनी हथेली पर रख कर देखने लगी।
इट्स अ होलो पॉइंट बुलेट। अरम की आवाज़ पर एस्परा मुड़कर उसे चारिम देखा जो मुस्कुराता है उसे ही देख रहा था। साथ ही उसने अपनी नज़र कमरे में दौड़ाई जहाँ अली फाइल के अंदर सर घुसाए बैठा था, जबकि तीमिया वहाँ मौजूद नहीं थी। अरम उसकी हथेली से गोली उठाकर उसका मुआयना करने लगा। होलो पॉइंट बिकॉज इट हैज़ होलो एट द टिप, एस्परा ने उस गोली की जानिब देखते हुए पूछा। या वो सुकून से बोला, या ये बाकी सबसे अलग है। वो उसके हाथ से वापस से अपने हाथ में लेते हुए बोली, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अलग हो इस दुनिया से। वो उसके गर्द अपने बाहों का हसार बांधकर उसके गाल को चूमते हुए बोला, शर्म कर ले, दूर हो, यहाँ सब मौजूद हैं। उसे खुद से पीछे करते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। सब साथ चोरी चोरी अली की जानिब देखने लगी। कहीं उसने देखा तो नहीं, मगर वो अपने काम में मसरूफ़ था। जिस पर ने सुकून का सांस खींचा और अरम की पीठ पर पेंच मार के अपना रुख बदल गई। जालिम ना हो तो वैसे ये बुलेट मेरी पसंदीदा है क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। उससे आराम से जान भी जा सकती है, बस सही जगह का निशाना और इरादा पक्का होना चाहिए। मुस्कुराता हुआ बोला तो एस्परा ने हैरत से पलट उसकी जानिब देखा। तुमने इतनी खतरनाक गोली पास क्यों रखी हुई है? वो परेशानी से पूछने लगी। क्रिकेट खेलने के लिए रखी हुई है ये सारी गोलियाँ। वो शरारत से कहकर हंसने लगा। वेरी फनी, बहुत हंसी है। वाकई घुमाते हुए बोली, वहाँ यहाँ वैसे यहाँ कौन सी गोली लगी है? वो अपने हाथ बैंडेज पे फेरते हुए पूछने लगी। ओह, तुम्हें फ़िक्र हो रही है, मुझे ज़्यादा नुकसान क्यों नहीं हुआ? मैं बच कैसे गया? वो मुस्कुराती आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगा। तुम बहुत बुरे और मेरे सवाल का जवाब दो। उसके पाँव पर अपना पाँव मारते हुए गुस्से से बोली। यार वो मामूली सी बुलेट थी। वो उसकी आंखों में गुस्से के साथ नमी देख कर संजीदगी से बोला और 7 गोली उसके हाथ से पकड़कर उसी जगह रख दी जहाँ वो पड़ी थी। फिक्र मत करो, इतनी आसानी से कहीं नहीं जाऊँगा। उससे अपने सीने से लगाता हुआ बोला जो भीगी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। देखो यार, नाइंसाफ़ी ने ये नाइंसाफ़ी है। हम जैसे कुंवारे लोगों के सामने रोमांस करते हुए थोड़ा ख्याल कर लो, हमारे भी दिलों में कुछ कुछ होता है। अली इन दोनों की जानिब देखते हुए मुझे शरारत से बोला। जिस पर इस्परा बौखलाकर अरम से दूर हुई और उसके गाल थकने लगे, जबकि अरम ने उन नज़रों से देखा कि वो अपने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरने लगा। क्योंकि क्या, चलो हमें काम है। वो खुद को संभालता जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ गया, जबकि अरम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। ओके टेसुरा, थोड़ा काम है, अभी तक आया, तब तक तुम थोड़ा वक्त तीमिया साथ गुजारो, वो अभी आ जाएगी। अरम ने उसे लॉकर का वापस से लॉक करके इस्परा को कहा। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तुमने कहा था जहाँ तुम जाओगे मैं हर पल तुम्हारे साथ होंगी। वो अपने सीने पर बाजू बांधते हुए बोली। टेसुरा, बस कुछ देर की बात है मेरी जान, अब बस अभी आ जाता हूँ। उसके प्यार से बोलने पर वह सांस खींच कर रह गई। फिर हाँ में सर हिलाकर लेने लगी थी। तमीया दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो उसका गाल से हिलाकर वहाँ से निकल गया। क्या तुम यहाँ खड़ी होकर हर चीज़ देखने वाली हो? तीमिया ने नज़र होते हुए पूछा, नर्वस होते हुए पूछा, क्योंकि उसने इस्परा से अपनी सच्चाई छुपाई हुई थी। ज़ाहिर सी बात है, ये मेरे लिए एक नई जगह है। वो कंधे चकाती हुई बोली। हकीकत में देखी है WWE क्या तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी? तीमिया ने उससे पूछा जो यहाँ वहाँ देखने में मसरूफ़ थी। ना, पहली बार है, वो मुस्कुराते हुए बोली। साथ ही सामने 2 आदमी को देखने लगी जो फाइटिंग एरिया में लड़ रहे थे। इस्परा, तीमिया ने लब छुपाते हुए पुकारा। हम बोला। वो उसकी जानिब देखते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला। वो एक्चुअली अरम, कोई बात नहीं, मैं समझ गई हूँ। वो मुस्कुराते हुए उसकी बात काट कर बोला। वो मुकम्मल झूठ नहीं था, मैं सच में एक बोटानिस्ट हूँ, एक गन हैंडलर भी। सुनो इस्परा, मैंने तुम्हें अपने बारे में जो भी कहा वो सब सच था। बस मैं जो अरम के लिए काम करती हूँ वो तुमसे छुपाया था। वो भी अरम के कहने पर छुपाया था क्योंकि वो चाहता था तुम मेरे आसपास रिलैक्स रहो। परेशानी से बोले, देखो अगर तुम मुझसे अब नफरत करने लगी हो तो मैं समझ सकती हूँ। इस्परा के खामोश रहने पर वो मायूस से बोली, मुझे नफरत नहीं है तुमसे तीमिया। व्हाट? मेरा नाम तहीमिया है, जो मेरे अपने हैं। मैं चाहती हूँ मुझे मेरे असली नाम से पुकारो। मुस्कुराते हुए बताने लगी तो इस्परा ने नाम में सर हिलाकर हंस पड़ी। क्या तुम जानती हो अरम क्या कर रहा है? वो उसी बिल्डिंग में मौजूद है और फिर भी देखो मैं उससे कितना दूर हूँ यहाँ से। वो मुंह को सोचते हुए तहीमिया से पूछने लगी। मैडम का 2 पल भी अब दिल नहीं लगता अरम के बगैर। हाय मोहब्बत, तहीमिया शरारत से बोली, जिस पर वो ब्लश करने लगी। तुम भी ना, वो कहकर अपना रुख दूसरी तरफ कर गई। पुलिस ने हर चीज़ पर कब्जा कर लिया सिवाय डायमंड के बिजनेस पर। वो हमारे हाथ में है और हम इस वक्त जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा परेशान है वह शीज़ा को वापस लाना है। बॉस को इटली आने से किसी भी तरह रोकना है। हर कोई बॉस के वापस आने पर इतना घबरा क्यों रहा है? क्या तुम सबको उसके पास वापस लौटने पर खुशी नहीं है? इस्परा नासमझी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ज़ाहिर सी बात है खुशी होगी, लेकिन इस वक्त हम चाहते हैं वो ना लौटे क्योंकि उनकी वापसी का मतलब पुलिस और अंडरवर्ल्ड वालों के दरमियान जंग, जो हम नहीं चाहता। यहाँ तक कि हम में से कोई भी नहीं चाहता। यही वजह है जिसकी वजह से तुम सब इतने डरे हो। यहाँ पर कोई भी डरा हुआ नहीं है इस्परा। तो फिर तुम लोग उस वजह से परेशान हो। इस दौरान तुम्हारे लोगों की अमवात हो सकती हैं
हम लोगों में से हर कोई खुशी खुशी बात के लिए अपनी जान दे देगा अस्परा। हमें इस चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। अरम ये जंग इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उस लड़ाई के आखिर में सबसे ज़्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। ये सब हमारे लिए नहीं हो रहा, वो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है। तुम्हारा क्या मतलब? अस्परा ने हैरिस की जानिब देखते हुए पूछा। जब हमारे लोग वापस आएंगे तो वो डायरेक्टली हुक्म जारी कर देंगे तुम्हारे लोगों के समेत पुलिस वालों को ख़त्म कर दो। दानिश की माँ हेड है, वो ये सब करवा रही है। हमारे बहुत सारी सूरत उसको और उसकी फैमिली को ख़त्म करवा देगा। जब वो हुक्म जारी करेगा तो हमें तुम्हारी फैमिली और दोस्तों को भी ख़त्म करना होगा, क्योंकि उस सब की असल वजह तुम हो। ये सब तब तक शुरू हुआ जब अरम तुम्हें उठाकर लाया है, तब ही आलिया उस सब में मुलविस हुई जो इतनी तबाही मचा रही है। और वो यहाँ आकर जब हुक्म देगा तो अरम भी तुम्हारी फैमिली को मरने से नहीं बचा पाएगा। इसलिए जब से ये ख़त्म होगा, जब ये सब ख़त्म होगा, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। उसकी बात पर अस्परा का खून खोल कर रह गया, क्योंकि वो इस वक्त किसी को भी नहीं खो सकती थी। वो ना उसके पेरेंट्स को, ना ही फ्रेंड्स को, ना ही अरम को, क्योंकि उन सब लोगों से उसकी ज़िंदगी जुड़ी हुई थी। अरम ने सोचा कि वो आलिया और उसकी फैमिली को ख़त्म करके कुछ देर के लिए सनान की तवज्जो खुद से हटा देगा और उस दौरान वो अपने तमाम बिजनेस वापस से अपने हाथों में ले लेगा। लेकिन तुम्हें वो दर्द में नहीं देखना चाहता। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए उसने ज़ुबैर को वापस बुला लिया जो उन्हें ख़त्म करने गया हुआ था। लेकिन यकीन करो, ज़ुबैर को इस चीज़ को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। ज़ाहिर सी बात है, वो नहीं होगा खुश। उसको इल्ज़ाम नहीं दे सकते। वो सिर्फ शेषा को वापस हासिल करना चाहता है। इस पर वो शर्मिंदगी से सर नीचे झुका गई, क्योंकि वो भी ये चाहती थी शीज़ा वापस आ जाए और वो सब नॉर्मल अपनी लाइफ गुजारे। लेकिन वो शायद ये भूल जाती है यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। अचानक से कांच टूटने की आवाज़ आई तो उन दोनों ने बौखलाकर अपने पीछे देखा, जहाँ एक आदमी दीवार के साथ लगा हुआ था, जिसके ऊपर कांच का टेबल टूटा हुआ था। आसपास हर चीज़ चाकती हो गई थी और पत्थराई आंखों से उस मंजर को देखने लगी। इस आदमी ने गुस्से से टेबल को पीछे फेंका, दूसरे आदमी की जानिब भागा जिसने उसके ऊपर कांच का टेबल तोड़ा था। उससे पहले वो पहुँचता किसी ने मजबूत हाथों से उसके सीने पर हाथ रख कर रोका। उस आदमी ने गुस्से से सामने खड़े शख्स की जानिब देखा, मगर सामने अरम को देखकर उसकी सीटी गुम हो गई। यहाँ पर क्या हो रहा है? अरम गुस्से से दहाड़ा तो वहाँ मौजूद सब लोग उनके वजूद खौफ से लड़ से। तुम लड़ना चाहते हो? अगर लड़ने का इतना शौक है तो सामने रिंग मौजूद है, इसमें जाकर लड़ो। आयन वो उसके सीने पर हाथ हटाकर सिलकते हुए लहजे में बोला, जिस पर वो अपना सर झुका गया। और तुम एक नया टेबल खरीद कर लाओगे और तुम्हारे वैसे जो दीवार ख़राब हुई है उसे भी ठीक करवाओगे डेओस? वो अपना रुख सर दूसरे आदमी की जानिब करता हुआ तपे हुए लहजे में बोला, जी सर। वो खौफ से लड़खड़ाती आवाज़ में बोला और वहाँ से चला गया, जबकि आयन सर झुकाए अपनी जगह पर खड़ा रहा। अरहम उसका कंधा थपथपाकर अस्परा लोगों की जानिब पड़ गया। जैसे ही उसकी आंखें अस्परा से टकराई, वो कोल्ड से नरम पड़ गई। तुम बहुत जल्द आ गए। और मुस्कुराते हुए पूछने लगी, मैंने सोचा तुम मुझे मिस कर रही होगी। टेसुरा उसके करीब आकर बाल बिगाड़ते हुए बोला, नहीं जी, मुझे तीमिया ने अच्छी कंपनी दी। वो शरारत से बोली, फाइनली तुम नर्वस स्टेज से बाहर आ गए, तुम दोनों में सब नॉर्मल हो गया। और हमने तीमिया से पूछा, हाँ सब ठीक हो गया। तो हिमिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अली को कुछ काम दिया है, तुम जाकर उसके साथ वो देख लो। और हम के कहने पर वो सरे हाँ में हिलाकर वहाँ से चले गए। अब कहाँ जाना है? अस्परा ने क्लॉक की जानिब देखते हुए पूछा, जो 3 बजा रहे थे। घर और कहाँ? बस इतना सा काम था। तो फिर तुम इतनी लेट घर क्यों आते हो? अस्परा ने उसके साथ क्लब के से बाहर निकलते हुए पूछा। मैं अपने सारे बिजनेस खो चुका हूँ और तुम किसी चीज़ की तवक्का रखती हो? जिस पर वो खामोश रही तो बाइक पर बैठ गया। तो भी उसके गर्द अपने बाजू ना हसार बांध कर चुप करके बैठ गई। फिर वो बाइक स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? उस पर ने थोड़ी उसके कंधे पर रखते हुए पूछा। साथ आसपास देखने लगी, जहाँ सड़क के किनारों पर दरख्त मौजूद थे। सूरज चमकने के बावजूद ठंडी हवा उसके मौजूद से टकरा रही थी। हम बस पहुँचने वाले हैं, तुम खुद ही देख लेना। उसने लिफ्ट से लेफ़्ट रोड लेते हुए कहा और साथ ही तंग रोड पर अपनी बाइक भगाने लगा, जहाँ आहिस्ता आहिस्ता व्हीकल्स ना होने के बराबर रह गए। जब वो लोग काफ़ी आगे निकल गए तो उसने उस बाइक को रोक दिया और नीचे उतरकर अस्परा का हाथ अपने हाथों में ले लिया और दरख्तों के दरमियान से आगे की जानिब बढ़ने लगा। जब दरख्त खत्म हो गया तो अस्परा की नज़र एक फूल से टकराई, जिसके शफाफ पानी से पर सूरज की किरणें गिरकर उसे और भी प्यारा जाहिर कर रही थी। वो सारे का सारा एरिया हरियाली से भरा हुआ था। वो पुल क्रॉस करके आगे बढ़ गई, जहाँ और ज़्यादा दरख्त मौजूद है। क्या तुम्हें मुझसे पर यकीन है? हमने रख कर अस्परा की आंखों में देखते हुए पूछा। 1 मिनट, अचानक ये सवाल किधर से आ टपका? मैं बस जानना चाहता हूँ, क्या तुम करती हो? जाहिर सी बात है करती हूँ, तुम पर यकीन है, अस्परा ने नरमी से कहा। तो हमने हैरत से उसकी जानिब देखा, क्योंकि उससे उस सवाल जवाब की उम्मीद नहीं थी। अपनी आंखें बंद करो, उसके कहने पर वो फौरी से अपनी आंखें बंद कर गई। अरब ने उसे ब्राइडल साइड में अपने बाजू पर उठाया और आगे की जानिब बढ़ गया, जबकि वो सुकून से उसकी धड़कनों की आवाज़ सुनने लगी। काफ़ी आगे जाकर अरब ने उसे नीचे उतारा, उसके पीछे खड़ा हो गया। अरहम, वो धड़कते दिल के साथ बोली, मैं यहाँ ही हूँ मेरी जान, अपनी आंखें खोलो। वो अरहम की गहरी आवाज़ पर अस्परा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। सामने का नज़ारा देखकर अस्परा का मुँह खुले का खुला रह गया। फिर वो अपनी बाहें खोलकर घुमाने लगी
ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! अरहम अस्परा खुशी से झूमती उसके करीब आई और अपनी दोनों बाहें उसकी गर्दन के गिर्द हाल कर दी। अरहम ने उसकी कमर से पकड़कर हवा में घुमाया तो वो खिलखिलाकर हंसने लगी। ये बहुत खूबसूरत है। उसके गाल को चूमते हुए मुस्कुराकर बोली तो अरहम ने उसकी कमर के गिर्द अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त कर दी, जबकि वो मज़े से सामने का मंजर देखने लगी, जहाँ रंग-बिरंगे फूल थे। ऐसा कोई कलर नहीं था जो वहाँ मौजूद ना हो। साथ ही उसकी नज़र अपने पाँव की जानिब गई, जहाँ उस कदर लाल, गुलाबी, पर्पल रंग के फूल बिखरे हुए थे, जैसे बाकायदा किसी ने वहाँ फूलों की बरसात करवाई हो। और उसके आस-पास ऊंचे-ऊंचे दरख्त वहाँ खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। अस्परा ने थोड़ी सी नीचे से नज़र आगे घुमाई तो उसकी आंखें पहाड़ों से टकराई। अरम, ऐसा लग रहा है तुम मुझे जन्नत में ले आए हो। किस कदर ब्यूटी है ना यहाँ। वो मुझे से दिलकश नज़ारे देखते हुए बड़बड़ाई। मैं तुम्हारी बर्थडे पर तुम्हें यहाँ लाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं ला पाया, सॉरी। वो उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला। ओह अरम, शुक्रिया, ये बहुत खूबसूरत है। उसके सीने से लगते हुए बोली। तुम्हें मुस्कुराता देखकर मेरा दिल खुश होता है। यहाँ वो सरगोशी नुमा कहा कहकर उसके हाथ पकड़कर फूलों के करीब ले गया तो अस्परा हाथ खोलकर फूलों की पत्तियों को छूने लगी। उनकी नरमी अपनी हथेली पर महसूस करके उसके चेहरे की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो जाती। ये बहुत खूबसूरत है। ये तुमने पहले भी बोला है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे लग ही इस कदर प्यारा रहा है ये सब। उस चीज़ पर वो हंसने लगा। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अपनी बाहें खोलकर झूमते हुए बोली। जब भी ऐसा अरहम ने उसके कमर के गिर्द अपने बाजू हायल करके खुद की जानिब खींचा, जिस पर वो ब्लश करते हुए उसे देखने लगी। उसने अपना एक हाथ उसके बालों में फंसाया। उन दोनों के दरमियान फासला तकरीबन ना होने के बराबर था। ज़िंदगी के लिए जान ज़रूरी है, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। जीने के लिए अरमान ज़रूरी है। उसने सरगोशी ने माँ कहकर उसके कान की लूच को चूमा। उस जान और अरमान के लिए तेरी मुस्कान ज़रूरी है। उसके लबों पर अपना अंगूठा फेरते हुए बोला। और इस मुस्कान के लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ, किसी की जान ले भी सकता हूँ। अपना माथा उसके माथे से टकाकर ज़रूरियत से बोला, जिस पर अस्परा के दिल ने एक बीट मिस की। वो मोहब्बत से उसके चेहरे को देखने लगी थी। वो आगे बढ़ा और उसके लबों पर अपनी शिद्दत भरा लम्स छोड़ के, जबकि वो खुद को संभालने के लिए उसकी शर्ट को अपने हाथों की मुठ्ठियों में जकड़ गई। मुझे भी बताना होगा, मुझे मोहब्बत है और अब और देर नहीं कर सकती। ये बहुत अच्छा मौका है। वो जब उससे दूर होकर हुआ तो अस्परा सांसें बहाल करते हुए दिल ही दिल में सोचने लगी। अरहम आए उससे पहले वो कुछ कहती। अरहम के मोबाइल की बैल बजी तो वह सैन निकालकर कान से लगा गया। क्या? वो कहकर टहलने लगा। नहीं ज़ैन, कुछ भी करो, वो यहाँ नहीं आना चाहिए। मैंने तुम्हें उससे वहाँ बात करने में भेजा था। कुछ करो यार, उसे यहाँ आने से रोको। ज़ैन, वो नहीं आ सकता, उसे नहीं आना चाहिए। हमने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। डैम इट, उसे लिखते हुए लहजे में कहकर कार बंद कर गया। उसकी सारी खुशियाँ मुस्कुराहटें गुस्से और टेंशन में बदल गई। मेरा बॉस वापस आ रहा है। के बताने पर अस्परा की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ी। ज़ैन, अस्परा ने हैरत से उसकी जानिब देखते हुए कहा, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी उस वक़्त वो यहाँ आएगा जब उनका बॉस इटली वापस आ रहा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो नर्वस होते हुए पूछने लगा। ज़ाहिर सी बात है, आ जाओ। ज़ैन के अंदर दाखिल होते ही वो दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे चली गई, जो काउच पर बैठा हुआ था। हमारा बॉस रास्ते में है, कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएगा। वो फर्श की जानिब देखते हुए बोला। क्या तुम उसके आने पर खुश नहीं हो? अस्परा के पूछने पर उसे सर उठाकर उसकी जानिब देखा। वो जब भी अब्रॉड से वापस आता है, मैं अरसल और हम सबसे पहले जाकर उससे मिलते हैं, मगर इस दफ़ा हम परेशान हैं, कहीं वो हमारी आंखों में खौफ ना देख ले। जबकि वो खामोशी से उसकी जानिब देखने लगा। जब वो वापस आएगा उसने हुक्म यही होगा, हम तुम्हारी फैमिली और दोस्तों को ख़त्म कर दें। उसके अल्फाज पर अस्पताल अपनी शर्ट को सख्ती से मुट्ठी में झगड़ा। मैंने तुम्हें खुद से दूर धकेला। जब मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में इन्फॉर्म कर दिया, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था जब सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा था, लेकिन मैं नहीं था। उल्टा मैं तुमसे गुस्सा था, वो जो तुम अरहम को और हम सबको छोड़कर चली गई। मुझे बहुत बुरा लगा था जब तुमने मुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे मैं कोई मुसीबत हूँ। वो उसे घूरते हुए बोली। कसम से मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये मुसीबत आस पास रहे। तो वो हंसता हुआ बोला। तुम फ्लर्ट कर रहे हो इडियट, अरहम तुम्हें जान से मार देगा। वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोली। एज लॉन्ग एज इट्स वर्किंग आई एम फाइन, उसे मुस्कुराते हुए कहा। तो उसने आगे बढ़कर उसके बाजू पर पंच मारा। मजाक के अलावा ज़ैन, सीरियसली तुम्हें इग्नोर करने पर मुझे बुरा लगा था। तुम वो पहले शख्स थे जिसने सुने में मेरी मदद की, मुझे समझा जब अरहम मुझे टॉर्चर कर रहा था। तुमने बहुत साथ दिया। उसे जीदगी से उसके साथ बोली। मैं खुश हूँ अस्परा, तुम वापस आ गई और अब तुम दोनों में सब ठीक है। मुझे अरहम के लिए बहुत खुशी है, फाइनली उसने तुम्हें पा लिया। उसने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वो अभी भी बहुत बुरा है। वो मुँह बसोड़ते हुए बोली। और उस बुरे इंसान से तुम्हें मोहब्बत हो गई, वो कहका लगाते हुए बोला, जिस पर अस्परा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम्हें कैसे पता चल गया? उसने नरमी से पूछा। साथ यहाँ वहाँ देखने लगी, कहीं अरहम ने तो नहीं सुन लिया? क्या ये सच नहीं है? यहाँ पर मौजूद हर शख्स जानता है तुम्हें उससे मोहब्बत है, इसलिए वापस आई हो, सिवाय इस इंसान के जिसे पता होना चाहिए कि तुम्हें उससे प्यार है। इसकी बात पर अस्परा ने सुकून भरा सांस खींचा। मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ ज़ैन, यही मोहब्बत। हम फैसला नहीं करते हम किससे करनी है, ये बस हो जाती है। किससे, कब, कैसे, कहाँ, कुछ पता नहीं चलता। प्यार बस हो जाता है। क्या तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसी लड़की है जिससे तुम्हें मोहब्बत हो? ज़ैन से मोहब्बत के बारे में तफसील जानकर वो तजस्सुस से पूछने लगी थी। उससे
उसने एक अल्फाज पर जोर दिया, क्या वो इस दुनिया में जिंदा है? वो अस्परा के चेहरे पर खौफ देखकर उसने हंसते हुए बताया तो उसने सुकून भरा सांस खींचा। उफ जैन, तुम मुझे हार्ट अटैक देने वाले थे पागल। वो उसे घूरते हुए बोली, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया था ताकि तुमसे माफ़ी मांग सकूँ, ना कि उस लड़की को डिस्कस करने आया हूँ। ओह कम ऑन, बताओ जैन, कौन है वो खुशकिस्मत लड़की जिससे तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? मुस्कुराते हुए पूछने लगी। फिर कभी सही, अस्पताल नरमी से बोला तो मुंह बनाते हुए हाँ में सर हिला गई। तो तुम लोग अपने बॉस को क्यों कैसे मनाओगे? वो सवाल बदलते हुए पूछने लगी। पता नहीं अस्परा क्या होने वाला है, और हमने मुझे भेजा था बॉस के पास, लेकिन मैं नहीं संभाल पाया। मैंने बॉस को तुम्हारे बारे में नहीं बताया, बस सनान का बताया। और हम अरसर और जुबैर उसे लेने गए हैं, वो जल्दी यहाँ मौजूद होगा। जिस पर वो खामोश रही क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले, लेकिन उसे बॉस में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसे अरहम पर यकीन था कि वो सब संभाल लेगा। तुमने वैसे रिएक्ट नहीं किया जैसे मुझे तवक्का थी। जैन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे अरम पर यकीन है। वो सिर्फ इतना ही बोल पाई तो जैन समझते हुए सर हाँ में सर हिला गया। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या परेशानी हो, फौरी डायरेक्टर को कॉल करना, ठीक है, फिक्र मत करो। मुस्कुराते हुए बोली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो जैन उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया। अरहम जैन ने दरवाज़ा खोलकर ना समझे से उसकी तरफ देखते हुए पुकारा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अंदर दाखिल हुए होते पूछने लगा। मैं तुम्हें नहीं लगता ये सवाल मुझे करना चाहिए? जैन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्योंकि उस वक्त अरहम को बॉस के पास वापस लाना था। बॉस फाइटिंग क्लब में मौजूद है, हम सबको 1 घंटे तक उसके पास मौजूद होना है। ओके, मैं फिर निकलता हूँ, अपना ख्याल रखना अस्परा। वो कहकर वहाँ से चला गया तो अरहम दरवाज़ा बंद करके अस्परा को जाने बढ़ गया। तुम ठीक हो अरहम? वो उसके चेहरे के पर थकावट महसूस करके पूछने लगी, साथ ही उसके कमर के गिर्द अपने पासों हाल करके उसे अपने करीब किया। मैं नहीं जानता तैसूरा, वो उसका माथा चूमते हुए बोला। बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। लेकिन क्यों? अस्परा ने लंबा सांस खींचने के बाद पूछा। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कुछ पा सका, उन्हें बता दिया ये सब कैसे शुरू हुआ। उसकी कमर के गिर्द अपने बाहों की गिरफ्त सख्त करते हुए बोला। तो वह धड़कते दिल के साथ आगे होकर उसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ने लगी, जिसकी वजह से अरम के गिरफ्त उसकी गिरद मज़ीद सख्त हो गई और उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मेरी किसी भी अपने को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा, सही कह रही हूँ ना? वो सरगोशी नुमा बोलकर उसके कान की लू चूम गई। अरम ने उसकी कमर से उठाकर दीवार के साथ जोर से लगाया, जिस पर वो कराह कर थी। वो उसके सामने कुछ भी मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ अस्परा, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। उसके अल्फाज मेरे लिए हुक्म होते हैं जिनको पाया तकमील तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है। तो फिर मेरे बारे में क्या हुआ? कहकर अपनी टांगें उसकी कमर के गिर्द हाल कर गई ताकि खुद को मुकम्मल सहारा दे सके। मेरी फैमिली और दोस्तों के बाद मेरा क्या होगा? उस सुरखती आंखों को उसकी जानिब देखते हुए एक एक लफ्ज़ से बाकर बोली, तुम मेरे साथ रहोगे। उसने खाली नज़र से अस्परा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे ख्वाबों में? वो तरकीब बोली, ख्वाबों के साथ साथ हकीकत में भी। वो यकीन के साथ बोला, उसकी गर्दन अपने लब रख कर वहाँ बाइट करने लगा। अगर वो लोग मर जाएंगे तो मैं भी मर जाऊँगी। वो अपनी धड़कनों पर काबू पाते हुए मजबूत लहजे में बोली। जिस पर उसने झटके से उसकी आंखों में देखा तो उस पर का पूरा वजूद खौफ से लट गया, क्योंकि सामने अरहम उसे जिन नज़रों से देख रहा था, उसे पुराने वाले अरहम को याद दिला रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो चुका हूँ तो मैं नहीं खो सकता अस्परा। वो गुस्से से दौड़ा। तो फिर मेरी फैमिली और बाहर में जाए सारी दुनिया, मुझे किसी भी की परवाह नहीं है। वो अपने अपने डार्क ब्लैक पिच आंखें उसकी जानिब में देखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए गुराया तो अस्परा के पूरे वजूद में गुस्से की लहर दौड़ी। तुमने अपना फैसला किया है अरम, और मैं अपना किया है। मैंने अपना किया है। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए जितना तुम्हारा बोझ है, मैं वैसे ही मेरे लिए मेरी फैमिली। अगर वो मर गए तो मैं भी मर। दोबारा मत कहना है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो वापस से उसे दीवार के साथ जोर से लगाते हुए बोला और साथ उसके बाल अपने हाथ की मुट्ठी में जकड़ गया। तो मुझे हट करे अरम, वो दर्द से कराहते हुए बोली, साथ ही उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू के हसार तंग कर गई। नहीं, तुम मुझे दर्द दे रही हो। मैं वफादारी और तुम्हारे दरमियान फंस क्या हूँ अस्परा? मैं अपने बॉस को नहीं खो सकता, ना ही तुम्हें। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही? वो गुस्से से चिल्लाया। अपने बॉस से बात करो। उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, जिससे मैं उसके कॉल बाल कैद थे। वो नहीं सुनेगा अस्परा। देखो जैन लेकर ने कोशिश की है, वो नहीं मानेगा। तुम एक बार सोच कर देखो। तो देखो, मैं अपने बॉस की बात मान लेता हूँ तो सिर्फ तुम्हारी फैमिली और दोस्त मरेंगे। तुम इस सब से बाहर निकल कर मेरे साथ ज़िंदगी गुजार सकती हो प्लीज़। वो उसके बाल छोड़ते हुए बोला तो बेयकीनी से उसकी जानिब देखने लगी। ओह गॉड अरम, तुम जानते हो इस वक्त तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। तुम्हें समझ भी नहीं अभी आ रहा है तुम आखिर कहा क्या है? तुम अच्छे से जानते हो फैमिली को खोना कैसा होता है। उसके बावजूद तुम मुझे बोल रहे हो, मैं ये सब जानते हुए भी अपनी फैमिली के मरने की वजह तुम होगे और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारूंगी। तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? वो सिलकते हुए लहजे में चिल्लाई, जबकि आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसे गुस्से से अरम से अपना आप छुड़ाया, उसकी गर्म कमर के गिर्द अपनी टांगें हटा दी, जिसकी वजह से वो नीचे जाकर गिर गई। अगर उस वक्त ये दर्द कुछ भी नहीं था जो उसके दिल में उठ रहा था, वो उठकर अंदर की जानिब बढ़ गई। लेकिन उससे पहले वो अंदर दाखिल होती है, अरम ने उसे बाजू से पकड़े अपनी जानिब खींचा। आई एम सेल्फिश बाहर मियाँकारा, मैं वो हासिल कर लेता हूँ जो मुझे चाहिए होता, बगैर सामने वाले की इजाज़त के लिए। और मुझे तुम चाहिए थी। मैंने जब तुम्हें पहली बार क्लब में देखा उसी पल एहसास हो गया था तुम चाहिए हो मुझे।
तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मुझे क्या कोई परवाह नहीं, लोग मुझे क्या कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा जुनून है, पागलपन है वो तुम मेरा। वो अपनी कोल्ड आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, जबकि उसकी आंखें सांसें इंतहाई तेज़ी से चल रही थी। अस्परा को उस पल वो मॉन्स्टर ही लगा। तुम पागल हो रहे हो, उसकी आंखों से मैं देखते हुए सरगोशी नुमा बोला। तुम्हें अपने बॉस से डर नहीं लगता तो बस उसके साथ वफादार रहना चाहते हो, लेकिन मेरा क्या? उसके सामने रोते हुए चिल्ला पूछने लगी, साथ अपने बाजू छुड़ाने लगी, जिस पर अरहम की गिरफ्त इंतहाई सख्त हो गई। वह तकलीफ से उसकी जानिब देखने लगी। मेरा हाथ छोड़ो अरहम, तो वह नम आंखों से बोली, मगर वो ब्लैंक आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। अरहम, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, बाजू छोड़ो मेरा। आई हेट यू फॉर एवरीथिंग। आई हेट यू कमिंग इन टू माई लाइफ। आई हेट यू। वो रोते हुए फ्री हाथ से अरहम के सीने पर मुक्का मारते हुए बोलने लगी। जब उसमें खड़े रहने की सकत नहीं रही तो वो ज़मीन पर बैठती चली गई, जबकि वो भी उसके बराबर बैठकर उसका सर अपने सीने से लगा गया। आई हेट यू अरहम, वह बोलकर उसकी शर्ट को मुट्ठी में दबोच कर शिद्दत से रो दी। आई एम रियली सॉरी टसूरा, उसके बालों को चूमते हुए नरमी से बोला, जबकि वो अपने सीने पर आहिस्ता आहिस्ता पंच मारने लगी। काफ़ी देर उस हालत में बैठे रहने पर जब उसकी आंखों से आंसू खुश्क हो गए तो वो इससे दूर होकर वॉशरूम में चली गई। जब वो फ्रेश हो गई तो वो जल्द ही दोनों फाइटिंग क्लब में बॉस से मिलने चले गए, जैसा अरहम ने बोला था। अस्परा ने सारे रास्ते अरहम से बात नहीं की, जबकि वो उसे बताता रहा कि बॉस के सामने कैसे बात करनी है, वो क्या बोलना है, मगर वो सुनकर भी उसे इग्नोर करती रही, जैसा कि बॉस की आंखों में देखकर बात करनी है। जैसे वो जब वो बोले तो उसकी आवाज़ को नहीं काटना, उसको घूरना नहीं है, अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करनी वगैरह। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने घबराना नहीं है और अस्परा अच्छे से बात करना। गाड़ी से निकल कर अरहम ने उसे समझाया, मगर वो बगैर जवाब दिए अंदर की जानिब बढ़ गई, जहाँ आज खामोशी थी। आज फाइटिंग क्लब लोगों के लिए बंद है, वो उसके बराबर चलता हुआ बताने लगा। जल्द ही वो दोनों अरहम के ऑफिस के सामने मौजूद थे। अरहम ने आगे बढ़कर ऑफिस का दरवाज़ा खोला और अस्परा को अंदर जाने का इशारा किया, तो वो अंदर की जानिब बढ़ गई, जहाँ उसकी नज़र विक्टर, डायरेक्टर जैन, अली, अहमद, तहीमिया, जबैर और भी कई आदमियों से टकराई, जहाँ जिन्हें वो नहीं जानती थी। जैन ने उसे वहाँ देखकर स्माइल पॉज की तो उसने भी स्माइल लुटाई। अरहम ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामना ना चाहा, मगर अस्परा ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारकर पीछे किया, जिस पर उसकी आंखें गुस्से से डार्क हो गईं, मगर उसकी आंखों में देखते हुए खुद को नॉर्मल करने लगा। कमरे में उसका दिल खामोशी थी कि सबने उसे थप्पड़ मार की आवाज़ बासानी सुनी थी। शेष जवान बॉस जुबैर के कहने पर अस्परा ने अरहम से नजरें हटाकर सामने देखा, जहाँ एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था, जिसकी उम्र 50 के करीब थी। उसने ब्लैक रंग का सूट पहना हुआ था, जिसके बाल सुनहरी थे और उसके होंठों में सिगार मौजूद था, जबकि उसकी आंखें अस्परा के चेहरे का तवाफ कर रही थी। उसने घबराते हुए जल्दी से अरहम का हाथ अपने हाथों में ले लिया, जिस पर वो उसे घूरता आगे बढ़ गया, जबकि वो नज़रअंदाज करती हुए उसके हाथ पर अपनी पकड़ मज़ीद सख्त कर गई। रज़ा ब्रांडो की नज़र उनके जुड़े हाथों से होकर उन दोनों के चेहरे पर ठहरी। बॉस, ये अस्परा अब्दुल जब्बार है, उन्होंने सपाट लहजे में कहा, तो वो झटके से बढ़कर उसका चेहरा देखने लगी, जिसकी आंखें बॉस पर मजगूज थी। अस्परा, बहुत प्यारा नाम है। फाइनली तुमसे मिलकर खुश हुई, रज़ा ब्रांडो ने उसके सामने अपना हाथ फैलाते हुए कहा, जो वो हिचकिचाते के साथ थाम गई। खैर, अब सब अपनी सीटों पर बैठ जाओ। रज़ा ने अस्परा को हाथ आज़ाद करके उस सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो अरहम अस्परा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है अपने बेटों से, रज़ा ने कमरे में मौजूद आदमी की जानिब इशारा करते हुए अस्परा को कहा। अहमद कहता है तुम सैंडविच बहुत मज़े की बनाती हो। वेरी नाइस, रज़ा मुस्कुराते हुए बोला, तो अस्परा को उसकी मुस्कुराहट सच्ची लगी। अली कहता है तुम उसकी बहन हो, जो वो हमेशा से चाहता था। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा, वो हंसते हुए बोला। जैन सेड यू आर हम्बल, जेनरस, फॉरगिविंग, स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग वी आर नॉट। अरसल कहता है तुम बहुत स्वीट हो और मैरो की नज़र में तुम बहुत अच्छा स्नोकर खेलती हो। और विक्टर, खैर उसे लगता है तुम हमारी दुनिया के लिए नहीं बनी हो, क्योंकि तुम में मुसीबत है, वो कहका लगाते हुए बोला, तो उसका पूरा वजूद खौफ से कपकपाया। और हमने जल्दी से अस्परा का हाथ टेबल के नीचे से पकड़कर अपने हाथ से उसे सहलाया। मैंने अपने बेटों में बदलाव देखा है। तहीमिया और शीज़ा 2 पल के लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन मेरे बेटे नहीं। मैंने उनको उस तरह बड़ा नहीं किया, लेकिन सब में उस वक्त तब्दीली आई, यहाँ तक कि ज़ुबैर में भी। हर चीज़ अपनी जगह से हिली हुई है। जानती हो क्यों? रज़ा ब्रांडो का सीधा इशारा उसके जानिब था, जिस पर वो खामोश रही और हमने उसके हाथ को हल्का सा दबाया। नहीं सर, अस्परा ने फड़ाती आवाज़ में कहा, क्योंकि मेरे सबसे चहीते, लाडले और वफादार इंसान ने एक औरत को जंग में लाने का फैसला किया है। उसने अरहम के जानिब देखते हुए कहा, और इस वक्त उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी गायब हो चुकी थी। अरहम मेरा शेर है अस्परा, मेरा शेर। और तुम जानती हो शेर जहाँ भी जाए उसका असल घर जंगल में ही होता है। उसकी जितनी भी ख्वाहिश हो दूसरे जानवरों के साथ मोहब्बत से रहने की, लेकिन वो नहीं रह सकता, क्योंकि उन्हें कत्ल किए बगैर उसका गुजारा नहीं है। जिस पर अस्परा ने अपनी आंखें हटाकर अरहम के चेहरे को देखा, जो ये उसकी पहली गलती थी। कुछ पल खामोशी के बाद रज़ा ब्रांडो वैसे से बोला,
वापस से बोला उसने तुम्हें यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसका नुकसान मुझे बहुत ज़्यादा है हुआ है तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हें अपना तमाम बिजनेस खो चुका हूँ सिवाय उस फाइटिंग क्लब और तुम्हारा डायमंड बिजनेस के। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता क्योंकि तुम सब कुछ जान चुकी हो और इसी पल में तुम्हारी फैमिली को ज़िंदा रहने की इजाज़त भी नहीं दे सकता है, क्योंकि वो लोग भी इतने जानते हैं जितना तुम जानती हो। ये सब तब ख़त्म होना हो सकता है अगर मैं उन सबको ही मरवा दूँ। नहीं, एक लौता रास्ता नहीं है, एस्परा ने उसकी बात काटते हुए कहा। तो हमने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। यहाँ उसने दूसरी गलती की थी। रेसा ब्रांडो ने शोला बरसाती नजर से उसकी जानिब देखा। वो जो भी कह रहे थे वो सब सिर्फ मेरे लिए कह रहे थे, उन सब का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो मजबूत लहजे में बगैर डरे बोली, आर्या ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो हम सबको ख़त्म कर सके। उसके इरादे कुछ और हैं। रसा ब्रांडो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आलिया मुमानी ये सब दानिश की वजह से कर रही है क्योंकि अरहम ने उसकी टांग तोड़ दी। बाकी वो एक छोटे से टाउन की मामूली से वकील है, तो वो अरहम के बारे में ज़्यादा जानती भी नहीं है होगी, इसलिए प्लीज़ उस सब में मुमानी को मत घसीटे। उस प्रणल फास्ट पर ब्रांडो अरहम की जानिब देखते हुए सिगार पीने लगा। तुमने उसे अभी तक नहीं बताया ना? वो अरहम से पूछने लगा। नहीं बॉस। उसके बताने पर अपना उसका बॉस हंसने लगा। नॉर्मल वकील। ब्रांडो ने अस्परा की तरफ अपना अब्रू अचकाया। मुझे किसी की परवाह नहीं, वो लोग या हम सब और मुझे अपने लोगों ज़्यादा अजीज़ हैं। एक कमान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। वह सुकून से बोलकर सीट से पुश लगा गया। मैं उनसे बात कर सकती हूँ। डॉक्टर विक्टर तुमने सही कहा था, ये हमारी दुनिया के लिए नहीं बनी। उसने विक्टर की जानिब देखते हुए कहा, जिसने अस्परा की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया। मैं अपनी फैमिली और दोस्तों को नहीं खो सकती। वो ब्रांडो को घूरते हुए बोले, जिस पर वो डार्क आंखों से उसकी तरफ देने लगा। ये उसकी तीसरी गलती थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे। वो 2 टोक लहजे में बोला, मेरे आदमी तैयार हैं जो कल लाहौर जाएंगे। तुम कुछ नहीं कर सकती। परसों तक वो सब खत्म करके वापस आ जाएंगे। मुझे मेरा सब को वापस मिल जाएगा जो मैंने कुछ खोया है। उसकी बात पर अस्परा ने नम आंखों से अरहम की जानिब देखा, जो सपाट चेहरे के साथ बॉस की तरफ देख रहा था। तुम उन्हें कुछ भी नहीं होने दोगे। ठीक कह रही हो ना? वो बोलकर शिद्दत से उसकी जवाब का इंतजार करने लगी, मगर वो मुँह बंद रखे वहाँ बैठा रहा। ओह मैं बताना भूल गया, अरहम भी साथ आ रहा है। ज़ुबैर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं वो नहीं जाएगा। वो गुस्से से चिल्लाई, वो नहीं जा रहा, ना ही तुम लोग में से कोई कल पाकिस्तान जाएगा, समझ आया? उसने लरसते वजूद के साथ उसकी आंखें भीगने लगी। मेरा फैसला फाइनल है। ब्रांडो तो हम्बुल से बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो तुम्हें ख़त्म करें या नहीं, लेकिन मेरे लोगों को कुछ नहीं होगा। वो चीखते हुए बोली अस्परा, और हमने उससे वार्न किया, मगर आदमी चलकर अस्परा की जानिब कदम बढ़ाने लगे क्योंकि उसने उसके बॉस की तौहीन की थी। अरहम जल्दी से उसके सामने खड़ा हो गया। अगर उसे किसी ने हाथ भी लगाया है तो मैं यहाँ इस कदर लाशें बिछाऊंगा कि तुम लोगों की सोच है। वह शेर की दहाड़ जिस पर सबकी वजूद अपनी जगह पर थमे। अरहम उसकी वजह से पहले ही इतना नुकसान हो चुका है, उसके बावजूद तुम उस तरह पेश आ रहे हो। ब्रांडो तपे हुए लहजे में बोला, बॉस मैंने हर वो चीज़ की जो मैं कर सकता हूँ। अस्परा को अपने पीछे खड़े करते हुए आम से लहजे में बोला, वो अस्परा को अपने पीछे खड़े करते हुए आम से लहजे में बोला, तुम उसकी वजह से उन लोगों से नरमी से पेश आते रहे हो। इस अरहम को मैं जानता हूँ कब का सबसे को ख़त्म करके ये मामला समेट चुका होता है। वो गुस्से से चिल्लाए, तुम वो नहीं हो सकते जिसे मैंने बड़ा किया। बॉस नहीं अरहम, एक लफ्ज़ और नहीं बॉस, ये सब अरहम की गलती नहीं है, हम सब भी बराबर के हिस्सेदार हैं। जैन आके आकर बोला, जी बॉस हमने हर मुमकिन कोशिश की है जो हम हो सकती थी। अली जल्दी से बोला, तो फिर कहाँ है तुम लोगों की मेहनत का रंग? क्यों हर चीज़ हमारे हाथों से फिसलते जाते? शीज़ा किधर है? वो जिंदा भी है या नहीं? सर वो जिंदा है। ज़ुबैर ने नरमी से कहा, मैं अपनी बीवी को वापस लाऊंगा हर सूरत, और उसके टाउन को जलकर भस्म होना होगा। ज़ुबैर अस्परा की जानिब इशारा करके कमरे से निकल गया। बॉस सब ठीक हो जाएगा, मुझे पर यकीन करें। अरहम के कहने पर बॉस ने हाँ में सर हिलाया। फिर सब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकल गए। आई एम सॉरी अस्परा, जैन ने नरमी से कहा, जबकि वह नाम आंखों से उसकी तरफ देने लगी। तभी अरहम ऑफिस में वापस आया। तुम दोनों को कुछ बात करनी चाहिए, मैं जानता हूँ। जैन उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मुझे इस आदमी के पास छोड़कर मत जाओ। वो खुद को संभाल कर अरहम की तरफ देखते हुए बोली, अरहम तुमने मेरे लिए एक दफ़ा भी इस मिशन से हटने के लिए इनकार क्यों नहीं किया? वो बेबसी से उसे पूछने लगी, मुझे बताओ तुम क्यों मुंह बंद करके बैठे रहे? वो दांत पीसते हुए बोले, तुमने सारे रोल्स तोड़ दिए जो मैंने तुम्हें कहा था बॉस के सामने फॉलो करने के लिए। अस्परा अगर मैं तुम्हारी तरफ नहीं होता तो अब तक उसकी बुलेट तुम्हारे सर से गुजर चुकी होती। वो कोल्ड आकर उसके घूरते हुए बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे बॉस और उसके बिजनेस से, लेकिन मुझे पड़ता है, परवाह है मुझे उसकी। उसने मुझे खिला पिलाकर इस काबिल बनाया है, मैं उसकी पीठ पर छुरा नहीं घूम सकता। वो मेरी फैमिली है, जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी फैमिली है। जैन उसे होटल लेकर जाओ, मैं उसको अभी हैंडल नहीं कर सकता। फाइनल लहजे में बोला, अरहम तुम ऐसे क्यों हो? मुझे भी तकलीफ़ होती है, दर्द होता है यार, मत क्या करो ऐसे। वो उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए बोली, मगर अपने कदम पीछे ले गया। अरहम अस्परा प्लीज़ जाओ, मैं ये मिशन मुकम्मल करके तुम्हारे पास आ जाऊँगा। ओके आऊँगा तुम्हारे पास जब सब खत्म हो जाएगा।
वो उसे वहाँ से ही छोड़कर चला गया, जबकि वो बेयकीनी से नम आंखों से उसको जाता देख कर रह गई। या खुदा, क्या करो, एक तरफ मोहब्बत है और दूसरी तरफ फैमिली, दोनों के बगैर ही मर जाऊंगी। मेरी ज़िंदगी का कल ऐसा है ये दोनों, मैं किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर सकती। कल के बाद मेरी ज़िंदगी से सारी दुनिया बदल जाएगी। अगर हरम ने मेरी फैमिली को कत्ल कर दिया तो मैं जीते जी मर जाऊँगी। सबसे ऊपर अपनी वाली मंजिल पर जाकर वहाँ चलने लगी। मैं किसी को नहीं खो सकती, मुझे में ताकत नहीं है। अरम प्लीज़ कुछ मत करना, मुझे इश्क है तुमसे। अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो तुम अपने हाथों से मेरी भी जान ले लोगे। मैं तुम्हें अपने माँ बाप का कातिल बनते नहीं दे सकती। उसे पता भी नहीं चला कब वो सोचते हुए छत के किनारों के करीब चलने लगी। आई लव यू डैम इट, और नम आंखों से खुद से बड़बड़ाने लगी। अस्परा, जैन ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर किनारे से दूर किया। तुम्हारा दिमाग सेट है? कब से हम तुम्हें बुला रहे हैं, सुन क्यों नहीं रही? अगर तुम गिर जाती तो? अली भीगे लहजे में से सीने से लगाते हुए बोला। उन दोनों ने कैमरे के जरिए अस्परा को छत पर देखा और फिर किनारों पर घूमते हुए तो वो उन दोनों के सीने उन दोनों के उसके गिरने के ख्याल से जान ही निकल गई। पहले तो वो नासमझी से उन दोनों को देखती रही, मगर जब उन दोनों की परेशानी समझ आई तो नम आंखों से मुस्कुराने लगी। मैं ठीक हूँ, वाली की जानिब देखते हुए बोली, जो नम आंखों से उसे ही देख रहा था। ऐसे क्यों कर रही थी? खुदकुशी इस्लाम में हराम है। जैन भी मुख्त तकलीफ से बोला। यार खुदकुशी नहीं कर रही थी, परेशान थी, समझ नहीं आया कब यहाँ पहुँच गई। वाली से दूर होकर उन दोनों की जानिब देखते हुए बोली, वैसे तुम लोगों के मिशन पर नहीं जाना? मुश्किल से बोल पाए। उसे ख्याल ही उसे वापस से रोने आने लगा। हम सोच रहे हैं तुम्हें भी साथ लेकर चलें, अली ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्यों? वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, शायद तुम जाओ तो कुछ बदल जाए, क्योंकि शेर को रोकने की ताकत शेर नहीं रखती है। जैन ने शरारत से कहा तो वो भी हंसती। कितनी उलझन है, मैं पहले भी लोगों को इंतहाई बेरहमी से मारता आया हूँ। आज जो मैं करने जा रहा हूँ वो कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन मेरा दिमाग और दिल दोनों ही से मिशन पर फोकस क्यों नहीं कर रहे? भटक कर उसी के पास वापस क्यों चले जाते हैं? किस बेबसी में डाल रही हो तुम मुझे? हंसपरा व सिगरेट से लगाते हुए विंडो से बाहर उड़ते बादलों की जानिब देखते हुए खुद से बड़बड़ाया। ये मिशन ज़रूरी है, अगर ये कामयाब हो गया तो हम सब महफूज हो जाएंगे। अगर मैं ये हंसपरा के लिए छोड़ दूँ ना तो मेरी वजह से सबकी जान जा सकती है। मैं कहाँ जाऊँ, कौन सा रास्ता पकड़ूँ? दिल तो कर है इस सारी दुनिया को छोड़कर हंसपरा के तुम्हारे आंचल में आकर छुप जाऊँ, तुम्हें खुद में समेट लो, तुम्हें यकीन दिलाऊँ कि सब संभाल लूँगा। लेकिन चीज़ें मेरे हाथों में से फिसल जा रही हैं। अगर कल ये मिशन कामयाब हो जाता है तो मैं तुम्हें हार दूँगा, खो दूँगा तुम्हें, तुम टूट जाओगी। अस्परा, और मेरा नहीं ख्याल मैं ज़िंदगी में वापस से कभी तुम्हें जोड़ पाऊँगा। कल जीत कर भी मेरी हर तरह से हार होगी। उस तरह खोती आंखों से सिगरेट के कश लगा लेता हुआ बेबसी से बोला। अरहम अहमद के पुकारने पर वो होश में आया, पीछे पलट कर सबकी जानिब देखा। मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, मगर तुम सुन नहीं रहे। तुम ठीक हो? अहमद ने परेशानी से उसके पूछा, क्योंकि उसकी आंखों में अजीब सी वहशत और उलझन थी। और हमने लंबा सांस खींचकर सबकी तरफ देखा, जो परेशानी से उसकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि वहाँ सब लोग ही जानते थे अस्परा आरम के लिए किस कदर ज़रूरी है, और वो जो करने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं ठीक हूँ, वो सीट से पुश लगाते हुए बोला। बॉस, आपका आना ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं चाहते तो मत जाएं। उसके एक आदमी ड्राइवर ने बोला। हाँ बॉस, आपको ऐसे दुखी देखकर बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि आप ऐसे नहीं हो। एक दूसरे आदमी फ्रैंक ने बोला, जिस पर अरहम मुस्कुराने लगा। मैं आपकी मुश्किल समझ सकता हूँ सर, मेरी भी वाइफ है। जब मैं मिशन पर आया तो वो भी बहुत गुस्सा कर रही थी, लेकिन वो ये भी नहीं जानती कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप बहुत अहम है मेरे लिए, क्योंकि आप ये जो मैं ज़िंदा हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से है। कार्लोस ने उसकी तरफ देखते हुए नरमी से कहा। अरहम जानता है उसके आदमियों को उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, उसके लिए जान देने से एक लम्हे भी नहीं हिचकिचाएंगे, और बदले में वो भी उनकी ज़रूरत से ज़िंदगी का भरपूर ख्याल रखता है। तुमने बताया क्यों नहीं, कब को हुई शादी? अरहम ने अप्रोच कहा कर उससे पूछा। सर, वो बस 1 माह पहले हुई है, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज किया है। कार्लोस ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बताया। अब तुम मुझे बता देते यार, तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों में बड़ी जीने देता। इस वक्त तुम यहाँ नहीं होते हो। परेशानी से बोला। क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। वो जितनी हम हैं अहम है, उतने ही आप भी ज़रूरी हो। मैं कहीं नहीं जा रहा, ये तुम्हारा आखिरी मिशन है, उसके बाद तुम किसी मिशन पर नहीं जाओगे। इसे कहीं दूर ले जाओ, और जिससे ज़िंदगी गुजारा। वो बात ख़त्म करते हुए बोला। नहीं बॉस, मैं नहीं, ये कैसे? मैं फ़ैसला ले चुका हूँ। कार्लोस वो सांस खींचते हुए बोला। बॉस, अगर आप नहीं होते तो उसे भी मैं कभी नहीं मिलता। जो मैं सांसें ले रहा हूँ आपकी वजह से है। प्लीज़ मेरे साथ ही मत करें, मुझे आपके साथ रहना है प्लीज़ बॉस। वो नामांकों से बाकायदा गिड़गिड़ाने लगा तो सबने परेशानी से सूरत हाल को देखा। कार्लोस, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर रहा, जब दिल करे आकर मुझसे मिल लेना। मैं बस एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ। मैं बस चाहता हूँ तुम खुश रहो, कि जिम्मेदारी है तुम पर अब, इससे नॉर्मल अच्छी लाइफ गुजारो। मुस्कुराते हुए समझाने लगा तो वो भी नामांकों से उसे हाँ में सर हिलाकर हंस दिया। जैद और अली किधर हैं? अली ने अरहम ने तीमिया
ऐसा पूछा, तो हिमा से पूछा जो सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी, तो वो दूसरी फ़्लाइट से आएंगे, लेकिन ऐसा क्यों थी? मैं बताने पर ज़ुबैर ने पूछा क्योंकि उन्हें कुछ वक़्त की ज़रूरत है। वो विंडो से बाहर देखते हुए बोली। उसकी बात पर अरहम विंडो से बाहर देखने लगा क्योंकि वो जानता था ज़ैन और अली दोनों के दिलों में असफरा के लिए नरम कोना है। जब फ़्लाइट लैंड हुई तो वह सब लोग मोट क्लब में रुके। अरहम उस बालकनी में आकर खड़ा हो गया, उसी जगह पर जहाँ उसने असफरा को पहली बार देखा था। अरहम जैन के पुकारने पर उसने पलटकर पीछे देखा, जहाँ जैन के साथ अली भी मौजूद था। हम कब उसके घर पर हमला करने के लिए निकल रहे हैं? जैन के अल्फाज पर उनको लगा किसी ने कुल्हाड़ी ज़ोर से उसके दिल पर दे मारी है। उस वक्त उसने उन दोनों की आंखें खाली जगह लगी, यानी कि वो लोग अपना दिल और दिमाग मिशन के लिए तैयार करके आए हैं। आज रात उसके बताने पर वो दोनों बगैर कुछ कहे वापस कमरे की जानिब बढ़ गए। मैं तुम्हारी फैमिली और दोस्तों को ख़त्म नहीं करना चाहता, लेकिन सनान और आलिया ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अब तक तो उन दोनों को खबर भी मिल चुकी होगी, वो लोग भी हम लोगों पर अटैक करने के लिए तैयार होंगे। वो ज़ोर से अपना हाथ रेलिंग पर मारता हुआ बड़बड़ाया, असल ख़तरा ये दोनों हैं, तुम्हारी फैमिली और दोस्त नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने बॉस को कैसे धोखा दूँ? मेरी वफादारी का क्या? अगर मैं अपने डेविल को अपने अंदर से जगा दूँ तो मैं कुछ लम्हों में ही तुम्हारा ये सारा शहर तबाह करके वापस इटली लौट जाऊँगा, तुम्हें हमेशा के लिए खुद के पास कैद कर लूँगा। मगर मैं अब ऐसा नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। या अल्लाह, मैं बहुत बेबस हूँ इस वक्त, प्लीज़ मेरी मदद करो। और मैं दोराहे पर खड़ा हूँ और रास्ता नहीं मिल रहा। वो तकलीफ से आंखें बंद करके खोलता अंदर की जानिब बढ़ गया। तो ये था आज के नावल के 11th पार्ट का। कैसा लगा आप सबका नावल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कान लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।